माया की इस हरकत से रूबी बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। ठीक उसी वक्त दामले ने रूबी पर छलांग लगा दी। दामले के रूबी के ऊपर गिरने से रूबी के हाथ से उसका पिस्टल छिटक कर दूर जा गिरा था, जिसे माया ने उठाने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। तब तक दामले अपनी रिवॉल्वर निकाल कर रूबी को अपने काबू में कर चुका था। माया, तुम ये सारा पैसा बैग में वापस डालो, उसके बाद इसका बंदोबस्त करते हैं, दामले ने माया को बोला। लेकिन माया के दिल में कुछ और ही था। वो रूबी के सामने आकर खड़ी हुई और उसके ही पिस्टल की बट उसकी ही कनपटी पर मारकर उसे बेहोशी के आलम में पहुंचा दिया। रूबी भरभरा कर जमीन पर गिर चुकी थी। अब डालते हैं सारा पैसा बैग में, ये बोलकर माया ने उन नोटों की गड्डियों को बैग में फिर से भरना शुरू कर दिया। दामले साहब, तब तक आप कमरे की तलाशी लीजिए, हो सकता है मार्गरेट के ठिकाने का कोई सुराग मिल जाए, माया ने दामले को बोला। दामले माया की बात सुनते ही अब उस कमरे के सामान को उलट पुलट करने में लग गया था। लेकिन 10 मिनट की मशक्कत के बाद भी उन लोगों के हाथ में मार्गरेट के नए ठिकाने का कोई सुराग नहीं लग पाया था। यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, क्या करे, ये बैग लेकर निकले यहाँ से, दामले ने माया को बोला। तभी माया का दिमाग फिर से दौड़ा और वो रूबी की तलाशी लेने लगी। माया को रूबी की जेब से उसका मोबाइल मिल चुका था। इसके मोबाइल से कुछ न कुछ पता जरूर चलेगा, माया ने मुस्कराते हुए दामले को बोला। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है माया मैडम, दामले ने प्रशंसा भरी आवाज में बोला। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर इसे होश आया गया तो ये फिर कोई हंगामा खड़ा कर सकती है, माया ने दामले को बोला। ये बोलकर माया दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके पीछे ही दामले बैग को उठाकर चल दिया था। 5-7 मिनट में ही वे लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। जब उनकी गाड़ी अंधेरी ईस्ट को काफी पीछे छोड़ चुकी थी, तब माया ने दामले को बोला। ये कितना पैसा होगा, माया ने पूछा। होगा कोई 70-80 लाख के करीब, दामले ने अंदाजे से बोला। ये सारा पैसा तुम उन लोगों के हवाले कर दोगे, माया ने अजीब सी नजरों से दामले को देखा। मैडम, 2 नंबर के धंधे में सबसे ज्यादा ईमानदारी रखनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ पर जान जाते देर नहीं लगती है, दामले ने माया को बोला। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि फील्ड में हम लोग होंगे, और लोग अगर पीछे पड़ेंगे तो हमारे पीछे पड़ेंगे। आज भी रूबी की पिस्टल के निशाने पर हम लोग थे, जान हमारी दांव पर थी, माया ने बोला। तुम कहना क्या चाहती हो, दामले ने उलझन भरे स्वर में बोला। मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग फील्ड में है और दुश्मन की गोलियों के निशाने पर है, उनका हिस्से ज्यादा होना चाहिए, माया ने बोला तो दामले सोच में डूब गया। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है दामले साहब, अभी सिर्फ 50 लाख की बरामदगी डिकोस्टा साहब को बताना, ऊपर के पैसे हम लोग आपस में बांट लेते हैं, माया ने दामले के सोए हुए लालच को जगा दिया था। दामले ने इस बार हाँ या न में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो गहरी सोच में अवश्य डूब गया था। पहले अपने फ्लैट पर चलो, एकाएक दामले ने बोला। माया ने मुस्कुराकर दामले की तरफ देखा और गाड़ी को अपने फ्लैट की ओर मोड़ दिया। कुछ ही देर में उस बैग में सिर्फ 50 लाख रू गिनकर रख दिए गए थे, और बाकी के 30 लाख को दामले ने माया के पास रखवा दिया था, क्योंकि अभी पहले इस बैग को लेकर शेट्टी के फार्म हाउस पर पहुंचना था। चैप्टर 9, मौत की प्लानिंग। 10 जुलाई 2023। ये तरीका तो जबरदस्त है यार, माया इस वक्त बेहद खुश नजर आ रही थी। आखिर वो खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर इस वक्त उसके पास पूरे 30 लाख रू थे, जिसमें से 15 लाख की मालकिन वो थी। समीर अजीब सी नजरों से माया को देख रहा था। कभी सोचा है कि अगर इस बेईमानी के बारे में उस तिकड़ी को पता चल गया तो क्या होगा। इस धंधे में बेईमानी की सजा सिर्फ मौत होती है यार, समीर ने गंभीर स्वर में बोला। समीर, मैं ऐसी दलदल में धंस चुकी हूँ जिसमें हर रास्ते पर मौत खड़ी है, मुझे भी अपने अंजाम का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी को अब अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, माया ने बोला। जरूरी नहीं है कि हमारा वो अंजाम हो, हम इस दलदल से निकल भी सकते हैं, समीर ने बोला। हम नहीं, इस दलदल में सिर्फ मैं धंसी हूँ समीर, इसलिए मैं अब तुम्हें इस मामले से दूर रखना चाहती हूँ। मुझे मेरा हर अंजाम मंजूर है, लेकिन मेरी वजह से तुम पर कोई आंच आए, ये मुझे मंजूर नहीं है, माया ने स्पष्ट लहजे में बोला। तुम और मैं कोई अलग नहीं है माया, तुम्हारी हर परेशानी मेरी परेशानी है। मैं तो कहता हूँ कि मैं अपना फ्लैट बेचकर तुम्हें 2 करोड़ रू दे देता हूँ, वो 2 करोड़ रू उस शेट्टी के मुंह पर मारो और इस दलदल से बाहर निकल आओ, समीर ने बोला। नहीं समीर, मैं अपनी परेशानी की वजह से तुम्हें घर से बेघर नहीं कर सकती, मुझे तो अब इस खेल में मजा आ रहा है।
यार, अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने पिस्टल हाथ में पकड़ कर देखी थी। जब उस लड़की ने हम पर पिस्टल तान दी थी, तब मेरी कैसे हालत पतली हो गई थी, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन उसके बाद ही मैंने जाना कि इंसान जब मौत के बिल्कुल सामने खड़ा होता है, तब ही उसे अपनी अंदरूनी ताकत का पता चलता है। माया उत्साह के अतिरेक में थी। समीर उसे बस तीक्ष्ण निगाहों से देखे जा रहा था। माया को जिस खेल में मजा आ रहा था, वो मजा किसी बड़ी सजा में भी तब्दील हो सकता था। तारांकन 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 तारांकन। इंस्पेक्टर प्रकाश दामले ने जब काली चौकी पुलिस स्टेशन में कदम रखा तो उसका समकक्ष इंस्पेक्टर संजीव चौगले उसकी ओर देखकर एक अजीब सी मुस्कान बिखेर रहा था। दामले और चौगले दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। क्या हुआ चौगले, इतना क्यों मुस्करा रहे हो? कितना माल पीट लिया, जो हमसे छुपा रहे हो? दामले ने तंज भरे स्वर में बोला। दामले साहब, माल पीटने के मामले में तो आप माहिर इंसान हो, तभी तो हर 2 नंबर के केस को डीसीपी साहब सिर्फ तुम्हें सौंपते हैं, चौगले ने जले भुने स्वर में बोला। ये तो अपने अपने भरोसे की बात होती है चौगले साहब, लोगों का मुझ पर भरोसा है तो मुझे काम देते हैं, तुम्हें इस लायक समझते तो तुम्हें बुलाते। दामले ने एक बार फिर से तंज मारा है। ज्यादा उड़ो मत दामले, जिस लड़की से कल 80 लाख रू लूट कर लाए हो, उसकी पूरी खबर है मुझे। लेकिन मेरी मजबूरी है कि वो लड़की उन 80 लाख रू को क्लेम करने के लिए कानून की मदद नहीं ले सकती। चौगले की बात सुनते ही दामले के पिछवाड़े से एकाएक पुक की आवाज निकल गई थी। दामले के दिमाग में उसी वक्त उस लड़की के कहे हुए शब्द गूंज गए थे कि उसे पहले से ही हमारे वहां पहुंचने की खबर मिल चुकी थी। ओ तो तुम हो रूबी के खबरी? दामले अब एक कुटिल मुस्कान लिए चौगले के करीब आ गया था। दामले, अपनी खैरियत चाहते हो तो उस लड़की का पैसा उसे वापस लौटा दो, वरना समझ लो तुम्हारी पूरी कुंडली पलटने वाली है, चौगले ने धमकाने वाले स्वर में बोला। दामले को धमकी देने की दोबारा जिंदगी में गलती मत करना चौगले, वरना किसी की चुगली करने के लायक नहीं बचेगा। दामले भी कोई कम दबंग नहीं था। 24 घंटे का समय है तेरे पास दामले, ये मत भूलना कि डीसीपी डिकोस्टा के ऊपर भी लोग बैठे हैं, और सभी की इस गोरखधंधे के बारे में भारी दिलचस्पी होगी। चौगले ये बोलकर वहां से बिना दामले की ओर देखे हुए ही कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही दामले ने डिकोस्टा को फोन मिला दिया था। तारांकन 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 तारांकन। माया इस वक्त रूबी के मोबाइल का पोस्टमार्टम करने में जुटी हुई थी। माया को कॉल डायरी से मार्गरेट डिसूजा का फोन नंबर मिल चुका था। माया ने उसका नंबर मिलते ही जो सबसे पहले काम किया था, वो था दामले को फोन लगाना। इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो, उस लोकेशन पर हमें मार्गरेट मिल सकती है। ये वो नंबर है जिस पर रूबी मार्गरेट से बात करती थी, माया ने दामले को बोला। ये नंबर तो मैं ट्रेस कर लूंगा, लेकिन मुझे तुमसे अभी मिलना है, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, दामले ने बोला। क्या हो गया, जो इतने परेशान लग रहे हो? माया ने असमंजस में पूछा। फोन पर सारी बात नहीं बता सकता हूँ, मुझे अपने फ्लैट पर मिलो, दामले ने माया को बोला। ठीक है, आ जाओ तुम, मैं अपने फ्लैट पर ही मिलूंगी, ये बोलकर माया ने फोन काट दिया। कोई आधा घंटे के बाद दामले उसके सामने विराजमान था। तुम्हें याद है कल रूबी ने बोला था कि हमारे डिपार्टमेंट से हमारे उसके पास पहुंचने की सूचना पहले से ही मिल गई थी। वो बंदा हमारे पुलिस स्टेशन का ही बंदा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि रूबी के फ्लैट पर कल जो हुआ, उसे वो सब पता है, दामले ने बोला। क्या मतलब? माया की समझ में कुछ नहीं आया था। मतलब कि उस बंदे को ये तक पता है कि हम वहां से 80 लाख रू लेकर आए हैं, दामले ने सोच में डूबे हुए बोला। डिकोस्टा साहब को बोलकर उसके पेंच का स्वाद दो, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? माया को अभी इस मामले की गंभीरता का रत्ती भर भी एहसास नहीं था। वो कमीना तो डिकोस्टा साहब के सीनियर के पास जाने की धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि 24 घंटे में उस लड़की के 80 लाख रू लौटा दो, नहीं तो मेरी कुंडली पलट देगा, दामले ने बोला। अगर ऐसी बात है तो हम उसकी कुंडली में चांडाल योग का निर्माण कर देते हैं, माया ने अजीब सी मुस्कान के साथ बोला। क्या मतलब? इस बार दामले की समझ में ये चांडाल योग समझ नहीं आया था। ऐसे आदमी को तुम किसी झूठे केस में फंसाकर उसकी जुबान बंद नहीं कर सकते। ऐसे आदमी की तो सांसें ही हमेशा के लिए खामोश करनी पड़ती है। माया की बात सुनकर दामले ने माया को घूर कर देखा था। तुम कह रही हो कि उस बंदे को खत्म कर दिया जाए? जानती भी हो कौन है वो भी हमारे महकमे में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है।
अगर डिपार्टमेंट के बंदे का कोई मर्डर कर देता है तो समझ लो उस कातिल ने पूरे पुलिस महकमे से दुश्मनी मोल ले ली, दामले ने बोला। फिर तुम ही बताओ, इस बंदे का क्या इलाज है, माया ने पूछा। हमने कल एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि उस लड़की को जिंदा छोड़ दिया। हमारे दिमाग में पता नहीं उस समय क्यों नहीं आया कि वो लड़की होश में आते ही सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट के खबरी से ही संपर्क करेगी, दामले ने बोला। अब जो गलती कर चुके वो कर चुके, अब तो ये बताओ कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा, माया ने पूछा। एक ही तरीका है, इस बंदे को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाए, या साले को मारकर उसकी मौत को आत्महत्या करार दिया जाए, दामले ने बोला। क्यों न इस मामले में शेट्टी की मदद ली जाए, वो तो इस काम में माहिर इंसान है, माया ने बोला। आज रात को हमें अपने बॉस लोगों से मिलना पड़ेगा, वरना कल का दिन हम लोगों को भारी पड़ने वाला है, दामले ने बोला। क्यों न अपने उस इंस्पेक्टर को भी शेट्टी के फार्म हाउस पर ही बुलवा ले, माया ने बोला। उन्हें आमने सामने नहीं ला सकते माया, अगर उसने उन लोगों के सामने 80 लाख रू के बारे में मुंह फाड़ दिया तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी और फिर हमारा भी वही हश्र होगा जो उसका होने वाला था, दामले ने बोला। हाँ यार, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, इसका मतलब हमें खुद ही इस बंदे से निपटना होगा, माया ने बोला। मेरे दिमाग में एक प्लान है, अचानक से दामले के दिमाग की बत्ती चमकी। क्या, माया ने पूछा। क्यों ना हम उस इंस्पेक्टर को रूबी के फ्लैट पर ही बुलाए और उन दोनों को एक साथ वही निपटा दे, उसके बाद उन दोनों के अफेयर की बात फैलाकर ये जाहिर कर देंगे कि दोनों ने ही एक दूसरे को गोली मार दी, दामले ने बोला। या एक ने पहले अपने दूसरे आशिक को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली, माया ने भी नया रास्ता सुझाया। माया की बात पूरी होते ही दामले के चेहरे पर 1000 वॉट की रोशनी चमकने लगी थी। चैप्टर 10, मार्गरेट डिसूजा, 11 जुलाई 2023। रात को इंस्पेक्टर दामले और माया डगलस उस तिकड़ी के साथ शेट्टी के फार्म हाउस में इकट्ठा हुए थे। सेंट्रल टेबल पर इस वक्त विस्की की बोतल के साथ नाश्ते का ढेर सारा सामान सजा हुआ था। पहले ही छापे में 50 लाख की कमाई, मेयर साहब आपकी सोच और प्लानिंग में दम था, आपने माया मेम साहब की ताकत को बहुत अच्छे से पहचाना था, डिकोस्टा साहब ने कामुक नजरों से माया को निहारा था। कोई धूप में बाल सफेद करके इस शहर के मेयर की कुर्सी पर नहीं पहुंचा हूं, डीसीपी। राजनीति करने वालों में इंसान को पहचानने की काबिलियत होनी आवश्यक होती है, मेयर साहब ने दम भरे स्वर में बोला। अब अगला नंबर किसका, माया मैडम, इस बार शेट्टी ने अपना मुंह खोला। अभी तो मार्गरेट के बारे में एक छोटी सी लीड मिली है, उसी को ट्रेस कर रहे हैं। अगर वो हमें मिल जाती है तो हमें और बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है, माया ने बोला। माया तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, आओ हमारे साथ बैठो, अब तो हम सब साथी है, थोड़ी सी विस्की तुम भी ले लो, तभी डिकोस्टा बोला। नहीं डीसीपी, मैं यही सही हूँ, और अल्कोहल मैं पीती नहीं हूँ, बस एक सिगरेट पीने की बुरी आदत है, वो मैं यहाँ आने के बाद से 2-3 फूंक चुकी हूँ। माया के दिलो दिमाग में आज किसी भी बात का कोई डर नहीं था, जो डर उसे पहले दिन यहाँ लगा था। डिकोस्टा, माया को किसी भी बात के लिए फोर्स मत करो, अगर उसे विस्की का शौक नहीं है तो हमें उसकी बात का सम्मान करना चाहिए। मेयर ने एक बार फिर डिकोस्टा के ठरकी अरमानों पर पानी फेर दिया था। सर, मुझे आपसे उस चौगले के बारे में कुछ अकेले में बात करनी है, तभी दामले ने बात ही बदल थी। दामले की बात सुनते ही डिकोस्टा अपने गिलास को हाथों में लेकर दामले के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही माया शेट्टी और मेयर की तरफ बढ़ गई। ये पुलिसिया कुछ ज्यादा ही ठरकी नहीं है सर, इसके इलाके में तो रेप की वारदातें बहुत ज्यादा होती होगी, माया ने मेयर साहब के पास बैठते हुए कहा। तुमने सही कहा, लेकिन हमारे धंधे में डिकोस्टा और दामले जैसे लोग ही फिट होते हैं माया, इसलिए इन लोगों के साथ बनाकर रखनी पड़ती है, मेयर साहब ने बोला। लेकिन अगर इन डीसीपी साहब ने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं इसे वही ठोक डालूंगी। माया के मुंह से पता नहीं किस भावावेश में ये शब्द निकल गए थे कि मेयर और शेट्टी दोनों ही उसे घूर कर देखने लगे थे। तभी डिकोस्टा दामले के साथ उनकी तरफ ही आता हुआ नजर आया, तो तीनों ही चुप्पी साध कर बैठ गए थे। चलो माया, चलते हैं, सर से उस बारे में बात हो गई है, मैं रास्ते में बताता हूँ हमें कैसे उस काम को अंजाम देना है। दामले की बात सुनते ही माया खड़ी हो गई और उन सबसे विदा लेकर वहां से रुखसत हो गई। लड़की के इरादे खतरनाक लग रहे हैं, इससे सावधान रहना होगा, माया के वहां से जाते ही शेट्टी के मुंह से निकला। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ,
कि ये लड़की जबरन नहीं बल्कि प्यार से भोगने की चीज है। इस बार मेयर ने भी अपने इरादे स्पष्ट करते हुए बोला। क्या हुआ, कुछ बोल रही थी क्या? डिकोस्टा ने असमंजस से पूछा। बोलने से कुछ नहीं था, जिस दिन करने का सोचेगी उस दिन देखेंगे। इस बार शेट्टी ने अपने गिलास को एक ही सांस में खत्म करते हुए बोला। डिकोस्टा अभी भी मूर्खों की तरह से उन लोगों के चेहरे को ही देख रहा था। तारांकन 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 तारांकन। गाड़ी में बैठते ही दामले ने अपनी जेब से एक दूसरा मोबाइल निकाला, हर उस मोबाइल से चौगले को फोन मिला दिया। किसे फोन कर रहे हो? माया ने पूछा। चौगले से आज रात को ही निपटना होगा, कल तक बहुत देर हो चुकी होगी माया, दामले ने बोला। डिकोस्टा साहब ने बोला है क्या? माया ने फिर से पूछा। हाँ, मैं बिना डिकोस्टा साहब की रजामंदी के कोई काम नहीं करता हूं, दामले ने बोला। तभी चौगले ने फोन उठा लिया था। चौगले, दामले बोल रहा हूं, दामले ने फोन उठाते ही बोला। ये तुम्हारा फोन नंबर तो नहीं है, चौगले ने संशकित स्वर में बोला। मेरा ही दूसरा नंबर है, उस नंबर का बैलेंस खत्म हो गया है, इसलिए इस नंबर से बात कर रहा हूं। सुन, हम रूबी का पैसा लौटाने को तैयार हैं, तू कहीं भी रूबी को लेकर आ जा, दामले ने बोला। बहुत जल्दी अक्ल आ गई तुझे, लेकिन इसमें मेरे आने की क्या जरूरत है? जब तुम लोगों ने रूबी को लूटा था उस वक्त भी वो अकेली थी, और अब भी अकेली मिल जाएगी वो तुम्हें। चौगले आखिर था तो पुलिसिया ही, दामले की चाल को वो समझने की काबिलियत रखता था। नहीं, मैं तेरे सामने इसलिए उस रकम को देना चाहता हूं ताकि तू बाद में कोई नौटंकी न कर सके। आखिर इस मामले में तेरे बीच में पड़ने के बाद ही मैं रकम लौटा रहा हूं। दामले ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। फिर भाड़ में जा तू, लेकिन मेरी बात याद रखना कि 24 घंटे में उसके पैसे उसके पास नहीं पहुंचे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, ये बोलकर चौगले ने फोन काट दिया। दामले के मुंह से एक भद्दी सी गाली निकली। शाना है साला, अकेले में मिलने से फट रही है साले की, दामले ने बोला। आखिर है तो तुम्हारी बिरादरी का, तुम्हारी चाल समझ गया होगा, माया ने तंज भरे स्वर में बोला। अब क्या करे? दामले भी अब सोच में डूब चुका था। अब इसे रूबी के जरिए उसके फ्लैट पर बुलाना होगा, माया ने बोला। वो कैसे? दामले ने पूछा। उसकी गर्दन पर पिस्टल लगाकर। माया के इरादे खतरनाक थे। दामले के चेहरे पर भी इस वक्त राहत के भाव आ चुके थे। माया ने गाड़ी को अब अंधेरी की तरफ दौड़ा दिया था। तारांकन 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 तारांकन। अंधेरी ईस्ट के उस फ्लैट का दरवाजा इस बार खुद मार्गरेट डिसूजा ने खोला था। उसे देखकर माया के चेहरे पर जहां खुशी के भाव थे, वहीं मार्गरेट के चेहरे पर सख्त नागवारी के भाव उभरे थे। सब कुछ तो कल ही लूट कर ले गई हो, अब यहाँ वापस क्या लेने आई है छिनाल? मार्गरेट ने बेहद बेइज्जत तरीके से बोला था। अभी तुमसे मिलना बाकी था मेरी जान, इन हाथों से मैंने तुझे बहुत पैसा दिया है, तुमने तो मुझसे कई गुना ज्यादा पैसा लूटा है, इस हिसाब से तो तुम मुझसे ज्यादा बड़ी छिनाल हुई, माया ने उसी के लहजे में जवाब दिया। अंदर चलकर बात करे, इस बार दामले ने उन दोनों के वाकयुद्ध को रोकते हुए बोला। ये पुलिसिया तेरा यार है क्या, जो इसे साथ लेकर घूम रही है? मार्गरेट जुबान की बेहद गंदी औरत थी। ये मेरा यार तो नहीं है, लेकिन तेरा काल जरूर है, चल अब अंदर चल, नहीं तो ये बंदा तेरा दरवाजे से ही जुलूस निकालता हुआ थाने तक लेकर जाएगा, माया ने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला। मैं जानती हूं कि इस पुलिसिये की मुझे थाने में लेकर जाने की हिम्मत नहीं है, थाने जाते ही इसका ऐसा भांडा फूटेगा कि ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मार्गरेट बिल्कुल चौगले वाली जुबान बोल रही थी। तभी दामले ने अंदर घुसने का वही तरीका अपनाया जो उसने कल रूबी के साथ अपनाया था। दामले ने मार्गरेट को हल्का सा धक्का दिया और फ्लैट में प्रवेश कर गया। माया भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अंदर आ चुकी थी। मार्गरेट इस वक्त बेबसी के साथ उन दोनों की ओर देख रही थी। मार्गरेट डिसूजा, मेरे पीछे इस वक्त आधा मुंबई अपने पैसे वापस लेने के लिए लगा हुआ, मुझे मेरा पैसा वापस लौटा दे, वरना तुम सब बेमौत मारे जाओगे, माया ने चेतावनी भरे लहजे में बोला। मेरे पास जो पैसा था वो कल तुम मेरी बहन से लूट कर ले जा चुके हो, तुम भी जानती हो हम लोगों को एक हफ्ते से ज्यादा पैसा अपने पास रखने की इजाजत नहीं थी, मार्गरेट ने बोला। लेकिन मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि आखिरी के 3 महीने का सारा पैसा तुम लोगों के पास ही है, जो तुमने रुजा तक पहुंचाया ही नहीं था, क्योंकि मार्केट में उसके फरार होने की अफवाहें फैलनी शुरू हो चुकी थी।
3 महीने में कम से कम 20 करोड़ रू तो तुमने ही अंदर कर लिए होंगे मार्गरेट, माया ने उसकी कलाई खोलते हुए बोला। है तुम्हारी गलतफहमी है। जैसे ही मार्केट में रुझान के गायब होने की खबर फैली थी, लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया था, मार्गरेट ने बोला। फिर तुम मुझसे कैसे 3 महीने तक पैसे लेती रही? क्योंकि रुझान के गायब होने की खबर सिर्फ तुम जैसे उसके कांटेक्ट में रहने वाले लोगों के पास ही थी, हमें तो तुमने भनक तक नहीं लगने दी थी, माया ने बोला। ये डायरेक्ट रुझान के कांटेक्ट में रहती थी? तभी दामले ने चमकती हुई आंखों से पूछा। हाँ, ये लोग उस टीम में शामिल थे जो डायरेक्ट रुझान को रिपोर्ट करते थे, माया ने बोला तो दामले की बाँछें खिल उठी थी। तभी उसके फोन पर चौगले का नंबर चमकने लगा। चैप्टर 11 हर मोड़ पर धोखा है। 12 जुलाई 2023। मार्गरेट दामले की चमकती हुई आंखों का मतलब समझ चुकी थी और उसकी नियत को भी भांप चुकी थी। अगर इसकी पहुंच रुझान तक थी तो ये रुझान के इंडिया में फैले हुए पूरे नेटवर्क के बारे में भी जरूर जानती होगी। इस वक्त दामले की जिज्ञासा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब जानती होगी, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? माया ने दामले की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि ये जीते जी हमारे बहुत काम आ सकती हैं? बशर्ते मरने के बाद तो ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, दामले ने बोला। तुम क्या इसके जरिए रुझान तक पहुंचने के सपने संजो रहे हो? उड़ान उतनी ही भरो जितना हवाई जहाज में पेट्रोल हो, दामले साहब, माया ने तंज भरे स्वर में बोला। रुझान तक तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है माया, मैं तो इससे सिर्फ भारत में इनके लिए काम कर रहे लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, दामले ने अपने पत्ते खोले। मैं किसी के बारे में भी नहीं जानती, मेरे बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी अपने दिमाग में मत पालो। मेरे पास जो कुछ भी पैसा बचा था, वो तुम पहले ही लूट कर ले जा चुके हो। अब तुम मेहरबानी करके यहाँ से जाओ, वरना मैं अब शोर मचाकर इस अपार्टमेंट के सारे लोगों को इकट्ठा कर लूंगी, मार्गरेट ने उन लोगों को होल दी। तुम्हारी बहन नजर नहीं आ रही है? लगता है अपने बचे हुए माल को ठिकाने लगाने के लिए उसे कहीं भेजा है क्या? इस बार माया ने पूछा। कल की तुम लोगों की हरकत से वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए आज सुबह ही वो दिल्ली चली गई है, मार्गरेट ने बोला। जिस तरीके से उसने हम लोगों पर पिस्टल तानी थी, उससे लग तो नहीं रहा कि वो हमसे जरा सी भी डरी होगी। अगर उसे मौका मिलता तो शायद वो हम दोनों को शूट करने से भी नहीं चूकती, इस बार दामले ने बोला। तुम लोग अब क्या चाहते हो? एकाएक मार्गरेट ऐसे चीखी थी मानो उसे हिस्टेरिया का दौरा पड़ा हो। इसे शांत करो माया, कहीं ऐसा न हो कि इसे हार्ट अटैक आ जाए, दामले ने माया की ओर देखकर बोला। तभी माया आगे बढ़ी और अपनी पिस्टल का बट उसकी कनपटी पर मारकर उसे बेहोशी की हालत में पहुंचा दिया। लो, अभी तो कुछ समय के लिए शांत हो गई हैं, कहो तो इसे हमेशा के लिए शांत कर दूं, माया ने कुटिल स्वर में बोला। हमारा मकसद चौगले को यहाँ बुलाकर रूबी के साथ उसे भी खत्म करने का था, लेकिन जब यहाँ रूबी ही नहीं है तो चौगले को कैसे बुलाए? दामले ने माया को याद दिलाया कि वो यहाँ क्या सोचकर आए थे। अभी कुछ देर के लिए उन दोनों को भूलकर इस घर की तलाशी लो। मार्गरेट अगर यहाँ वापस आए है तो इस वक्त बिना मतलब के नहीं आई होगी, माया ने ये लाख की बात बोली थी। जैसे ही वे लोग अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़े, उसी वक्त मार्गरेट के फोन की रिंग घंघना उठी थी। माया ने चमकती हुई आंखों से दामले की तरफ देखा। दामले ने फौरन से पेशतर मार्गरेट की जेब से उसका मोबाइल निकाला, मोबाइल पर रूबी का नंबर चमक रहा था। दामले ने फोन को माया की ओर बढ़ा दिया। माया ने जैसे ही फोन अपने हाथ में पकड़ा, उसी वक्त फोन की रिंग बजनी बंद हो गई थी। माया ने बुझी हुई आंखों से दामले की तरफ देखा और एक बार फिर से रूबी का फोन आने का इंतजार करने लगी। लेकिन इस बार फोन आने की बजाय एक मैसेज चमका था। उस मैसेज को पढ़ते ही माया की आंखों में चमक आ गई थी। हमारा शिकार इस वक्त गोवा पहुंच चुका है। मजे की बात यह है कि वो तुम्हारा बिरादरी भाई चौगले भी वहां उसके साथ है, माया ने उस मैसेज का लब बताया। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमें भी उनके पीछे गोवा पहुंचना चाहिए, दामले ने असमंजस में माया को देखा। अगर अभी निकले तो सुबह तक गोवा पहुंच जाएंगे। माया के इस जवाब में उसकी मर्जी छुपी हुई थी। इसका क्या करे? दामले ने मार्गरेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। रूबी की जगह इसी को खत्म करके चलते हैं, माया ने बेरहमी से बोला। क्या बात है, तुम्हारे हाथ में किसी को मारने की बहुत जबरदस्त खुजली हो रही है। किसी को मारना आसान है माया डार्लिंग, लेकिन उसके बाद के फैले हुए रायते को समेटना सबसे मुश्किल काम होता है, दामले ने अपनी पुलिसिया तजुर्बा माया को बताया।
लेकिन अब जब क्राइम की दुनिया में घुस ही गई हूं तो इस दुनिया के हर रंग का मजा लेना चाहती हूं, माया ने एक अजीब सी बात बड़े ही कुटिल स्वर में बोली थी। दामले उसकी बात सुनकर मुस्करा कर रह गया था। इसको अंदर के कमरे में बंद करो, उसके बाद गोवा के लिए निकलते हैं, दामले ने मार्गरेट के फूल से बदन को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला। माया ने दामले के काम में उसका सहयोग किया और अंदर वाले कमरे का दरवाजा दौड़कर खोल दिया। दामले ने मार्गरेट को बिस्तर पर पटका और कमरे से बाहर निकल आया। माया ने तुरंत कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद किया और वहां से बाहर की ओर चल दिए। माया के कमरा बंद करते ही मार्गरेट ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी थी। वो तुरंत बेड से उठी और एक दराज में से एक दूसरा मोबाइल निकाला और रूबी का नंबर डायल कर दिया। दोनों शिकार यहां से निकल चुके हैं, वो कल सुबह तक गोवा पहुंच जाएंगे। गोवा में उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सालों की लाश समुद्र में इतने गहरे दफन करनी है कि शार्क मछली भी उन्हें अपना चारा न बना सके, मार्गरेट ने गुस्से भरे स्वर में बोला। उधर से रूबी ने कुछ बोला और उसके बाद मार्गरेट ने फोन काट दिया। तारांकन 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 तारांकन। इस वक्त कार की स्टीयरिंग को दामले ने संभाला हुआ था। तुम्हें नहीं लगता कि हमने कल वाली गलती फिर से कर दी है? माया ने बोला। क्या मतलब? दामले ने पूछा। कल रूबी को जिंदा छोड़ दिया था और उसने चौगले के सामने अपना मुंह फाड़ दिया था। अभी भी हम मार्गरेट को जिंदा छोड़कर आ गए हैं। वो कुछ ही घंटों में होश में आ जाएगी। उसके बाद वो रूबी के सामने अपना मुंह फाड़ देगी और वो लोग गोवा में पहले से ही हमारे स्वागत की तैयारी करके बैठे होंगे, माया ने दामले की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए बोला। माया की बात सुनते ही दामले ने गाड़ी की गति को धीमा करके एक साइड में खड़ा कर दिया था। ये दिमाग तुम थोड़ी देर पहले नहीं चला जा सकती थी, अब हम 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, दामले ने बोला। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, या तो उस औरत को अपने साथ अपने कब्जे में रखो या फिर उसकी कहानी को अभी खत्म करो। माया का दिमाग अब ज्यादा धारदार हो चुका था। अभी उसे मारना हमारे मुफीद नहीं होगा, अभी उससे हमें बहुत कुछ जानना है। दामले हर हाल में अपने हाथ किसी के खून से नहीं रंगना चाहता था। चौगलने की वजह से इन लोगों के साथ बहुत रायता फैल चुका है दामले, अब इन लोगों को खत्म करना ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अभी बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जिनके तार किसी चौगले से नहीं जुड़े होंगे, वो हमें बाकी नेटवर्क तक ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंचा देंगे, माया ने बोला। इस बार दामले पहली बार माया की बात से सहमत था। उसने गाड़ी को आगे बढ़ाया और कुछ ही दूरी से यू टर्न लेकर गाड़ी को फिर से अंधेरी की ओर मोड़ दिया। चैप्टर 12 षड्यंत्र 14 जुलाई 2023। इस बार उन्हें बेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। दरवाजा इस बार हल्का सा धक्का देने से ही खुल गया था। लेकिन इस बार फ्लैट में घुसते ही उन लोगों को अंधेरे के साम्राज्य का सामना करना पड़ा था। फ्लैट की लाइट बंद है, इसका मतलब मार्गरेट होश में आ चुकी है, दामले ने बोला। इतनी जल्दी उसका होश में आना असंभव है दामले, मुझे तो कुछ और गड़बड़ लग रही है। माया का दो धारी तलवार दिमाग इस वक्त धारदार तरीके से सोच रहा था। तभी उन्हें फ्लैट में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही माया और दामले जहां के तहां रुक चुके थे। तुमने कदमों की आवाज सुनी माया? दामले ने फुसफुसा कर बोला था। सुनी तो मैंने भी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें किसी जाल में फंसाया जा रहा है, माया ने भी उसी फुसफुसाहट से जवाब दिया। तभी एक जोड़ी कदमों की आवाज उन्हें मुख्य दरवाजे के पास सुनाई दी। कोई उनके बहुत करीब से उन्हें धक्का देते हुए गुजरा और उसी समय दरवाजा खुलने और गैलरी में भागते हुए कदमों की आवाज गूंजी। धक्का लगने से एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए माया और दामले को उठकर संभलने में जितना समय लगा, उतने वक्त में गैलरी में सन्नाटा व्याप्त हो चुका था। इस बार दामले ने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया और उस कमरे की ओर दौड़ा जिसमें वो लोग मार्गरेट को बंद करके गए थे। पूरे फ्लैट में सिर्फ उसी कमरे की लाइट जली हुई थी। जैसे ही कमरे में दामले ने अपने कदम रखे, वो वहीं ठहर गया। रुको, अभी कमरे में मत जाना, दामले ने माया को रोकते हुए कहा। ये तो हमारा काम कोई और निपटा गया। माया के मुंह से मार्गरेट के ऊपर नजर पड़ते ही बरबस निकला। मार्गरेट की आंखें इस वक्त छत पर जमी हुई थी और उसके सीने में एक लंबा फलदार चाकू गहराई तक धंसा हुआ था। हमारा यहाँ रुकना इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, दामले ने अपने कदम वापस खींचते हुए बोला। लेकिन इसे कौन मार सकता है? माया अभी तक अपनी जगह से हिली नहीं थी। हो सकता है इसके भी तुम्हारी तरह से जान के दुश्मन हो,
आखिर पैसे की चोट बहुत भारी होती है। दामले ने अब माया को बाहर की ओर चलने का इशारा करते हुए खुद के कदम भी दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। 10 मिनट के बाद वो फिर से अपनी कार में बैठे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर मार्गरेट को होश आ चुका था तो वो इतनी आसानी से कैसे मारी गई, उसने अपने हत्यारे के साथ जरा सा भी संघर्ष क्यों नहीं किया, माया इस वक्त गहराई से सोच रही थी। इस सब में अपना दिमाग मत उलझाओ, ये सब पुलिस के सोचने का काम है। फिलहाल तो मुझे इसकी सूचना डीसीपी साहब को देनी होगी, ताकि वो इस मामले को संभाल सके, क्योंकि फ्लैट से जब फोरेंसिक वाले निशान उठाएंगे तो हमारे भी निशान जरूर मिलेंगे, और वो हरामी चौगले इस परिस्थिति का फायदा उठाने से जरा भी नहीं चूकेगा, दामले ने बोला। मतलब हम इस केस की पहली स्टेज पर कानूनी दुश्वारियों में उलझ चुके हैं, माया ने गंभीर स्वर में बोला। डीसीपी साहब को बोलकर इस मर्डर केस की जांच मैं अपने अंडर में ले लेता हूं, ताकि मैं वहां पर अपने फिंगरप्रिंट को जस्टिफाई कर सकूं, दामले अपना दिमाग दौड़ाते हुए बोला। और मेरे फिंगरप्रिंट का क्या होगा, माया ने बोला। मैं इसीलिए इस केस को अपने हाथ में लेना चाहता हूं, ताकि मैं हम दोनों को बचा सकूं। इसका एक फायदा और भी होगा, हम कानूनन इस घर से लेकर गोवा तक के मार्गरेट के ठिकानों की तलाशी ले पाएंगे। दामले की आंखें बोलते हुए चमक उठी थी। ये आपदा तो हमारे लिए अवसर बन गई दामले, माया ने उत्साह में दामले से लिपटते हुए बोला। सही बोल रही हो माया डार्लिंग, दामले भी एकाएक माया के गुदास बदन की गर्मी पाकर बेहाल सा हो गया था। लेकिन दामले के मुंह से अपने लिए डार्लिंग का संबोधन सुनते ही माया को एकाएक कट लगा और वो दामले से चिहुंक कर अलग हो गई। तुम डीसीपी साहब को फोन लगाओ, माया ने झेंपते हुए बोला। दामले ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया और डीसीपी डिकोस्टा को फोन लगाकर उन्हें सारी स्थिति को समझाया। थोड़ी देर बात करने के बाद दामले ने फोन काट दिया। तुम चाहो तो अभी घर जा सकती हो, मुझे डीसीपी साहब ने घटनास्थल पर जाने के लिए बोल दिया है, दामले ने मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, तुम गाड़ी से उतरो, फिर हम कल मिलते हैं, माया ने दामले को बोला। माया की बात सुनते ही दामले गाड़ी से उतर गया और माया ने गाड़ी को उस अपार्टमेंट से बाहर की ओर दौड़ा दी। दामले ने गाड़ी से उतरते ही अपने थाने में फोन किया और वहां से कुछ स्टाफ को भेजने के लिए बोला। तारानकन 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 तारानकन। दामले अपने एक एसआई और 2 कांस्टेबल के साथ फिर से मार्गरेट के फ्लैट में दाखिल हो चुका था। इस वक्त सभी लोग मार्गरेट की लाश को ही देख रहे थे। सर, इसकी आंखों में हैरानी के भाव है, ऐसा लगता है कि ये कातिल को जानती थी और उसे अपना कत्ल करते हुए देखकर हैरान हो गई थी, एसआई प्रवीण दाभोलकर ने बोला। बोल तो सही रहे हो दाभोलकर, हमें इसके उसी करीबी को ढूंढना है, तुम पहले फोरेंसिक और पोस्टमार्टम वालों को फोन करो, तब तक मैं इस फ्लैट की तलाशी लेता हूं। दामले ये बोलकर लाश वाले कमरे से बाहर निकलकर अब इधर उधर देखने लगा था। तुम भी तलाशी में लग जाओ, तुम क्यों खाली खड़े हो, दामले ने दोनों कांस्टेबल की तरफ देखकर बोला। दामले का आदेश पाते ही वे दोनों भी अब उस फ्लैट की हर दराज और अलमारी को उलट पलट कर देखने लगे थे। दामले हर उस खास जगह को खुद चेक कर रहा था, जहां से उसे कुछ बरामद होने की उम्मीद थी। साहब इधर कुछ फाइल का बंडल है, आप देखिए सर, कुछ काम की हो सकती है क्या, तभी एक अलमारी के पास से कांस्टेबल गणपत की आवाज आई। दामले तुरंत उस तरफ लपका और उस फाइल को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे जैसे दामले उस फाइल के पन्ने पलटते जा रहा था, वैसे ही उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। उस फाइल में रुजा से रिलेटेड तकरीबन सारी जानकारी थी। उस फाइल को दामले ने अपनी बगल में दबा लिया था। ये तो कोई मरने वाली की कोई ऑफिशियल फाइल है, तुम अभी और अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कातिल के बारे में कोई जानकारी मिल सके। दामले की बात अभी पूरी हुई ही थी कि फोरेंसिक की टीम वहां पहुंच चुकी थी। फोरेंसिक टीम अपने काम में जुट चुकी थी। तब तक फ्लैट के बाहर अड़ोसी पड़ोसियों का मजमा भी लगना शुरू हो गया था। एसआई प्रवीण दाभोलकर पूरी सजगता से वहां के निरीक्षण में लगा हुआ था। सर, मैंने इस अपार्टमेंट के सेक्रेटरी से बोला है कि वो यहाँ की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मुहैया करवाए, हो सकता है कि उस फुटेज से उस कातिल के बारे में कोई सुराग लग जाए। सीसीटीवी कैमरों की बात सुनते ही दामले के कान खड़े हो चुके थे। सीसीटीवी कैमरों में तो खुद उसके और माया के भी कत्ल से पहले और कत्ल के दौरान यहाँ होने का भेद खुल सकता था। लेकिन आजकल सीसीटीवी कैमरे कत्ल की जांच का एक महत्वपूर्ण अंश होने लगा था, इसलिए दामले एसआई दाभोलकर को ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता था।
सही बोल रहे हो दाभोलकर, तुम वाकई एक इंटेलिजेंट ऑफिसर हो, तुम वो फुटेज लेकर आओ, मैं तब तक यहाँ का काम संभालता हूँ। दामले ने हड़बड़ाते हुए दाभोलकर को स्वीकृति दे दी थी। इस वक्त दामले अपना दिमाग यही सोचने में दौड़ा रहा था कि वो कत्ल के वक्त पहले से ही अपनी मौजूदगी को कैसे सही ठहराएगा। तारांकन 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 तारांकन। प्रवीण दाभोलकर इस वक्त सिक्योरिटी रूम में टीवी स्क्रीन पर अपनी नज़र गड़ाए हुए बैठा था। जैसे ही दाभोलकर की नज़र फुटेज के उस हिस्से में पड़ी जिसमें माया की गाड़ी अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो रही थी, उसी वक्त दाभोलकर सजग होकर बैठ गया था। उसने उसी वक्त अपने मोबाइल से किसी का नंबर डायल कर दिया था। सर, आपकी बात बिल्कुल सही निकली, वो दोनों उस वक्त यही मौजूद थे, दाभोलकर ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। इस पूरी फुटेज को अपने पास संभाल कर रखना है दाभोलकर, तुम नहीं जानते हो, तुमने एक रात में ही कितने लाख रु कमा लिए हैं। ये बोलकर उधर से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। बस सर, आपकी मेहरबानी है, नहीं तो अपनी तो आज तक सूखी ही कट रही थी। सारा माल तो ये हरामी दामले ही हजम कर जाता था, दाभोलकर ने कुटिल स्वर में बोला। दाभोलकर, इस मर्डर में तुम्हारे इसी साहब का हाथ है, अब ये तुम्हें सिद्ध करना है। इस बार ये पहली बार डायरेक्ट किसी मर्डर केस में फंसा है, इसे बाहर नहीं निकलने देना है। उधर से भी जवाब कुटिलता से ही दिया गया था। अपना एक्शन अभी से शुरू करूं सर या थोड़ा सा रुक कर शुरू करूं? दाभोलकर ने उसी कुटिल मुस्कान के साथ पूछा। थोड़ा सा ठंडा करके खाओ दाभोलकर, इसके जेल जाते ही तुम्हारी तरक्की पक्की है, अभी देखना इसका लालच ही इसे ले डूबेगा। तुम ये फुटेज लेकर वापस ऊपर जाओ, ऊपर एक और खेल हो चुका है। ये बोलकर उधर से उस बंदे ने जोर का ठहाका लगाकर फोन काट दिया। दाभोलकर ने भी जल्दी से एक पेन ड्राइव में सारा डाटा लिया और सिक्योरिटी रूम से बाहर आ गया। दरवाजे के बाहर खड़े सेक्रेटरी रूम का दरवाजा लॉक करने के उपक्रम में लग चुका था। चैप्टर 13, तू डाल डाल मैं पात पात। 17 जुलाई 2023। दामले सर, इन लोगों के तो सीसीटीवी कैमरे ही खराब है, पता नहीं साले इतनी लापरवाही कैसे करते हैं। लोगों की सिक्योरिटी की जरा सी भी चिंता नहीं है इन लोगों को, दाभोलकर दामले के पास आकर बड़बड़ा रहा था। दामले ने एक नज़र दाभोलकर के ऊपर डाली और उसने हल्की सी राहत की सांस ली। इस स्थिति का तो हमें हर जगह सामना करना पड़ता है दाभोलकर, मुंबई में 80% जगहों पर कैमरे खराब ही मिलते हैं। दामले ये बोलकर एक बार फिर से तलाशी के लिए दूसरे कमरे में घुस गया था। वो एक 3 बेडरूम फ्लैट था। सर इधर आइए, यहाँ तो खजाना छुपा पड़ा है। तभी एक कमरे से एक दूसरे पुलिसिये की आवाज गूंजी। दामले और दाभोलकर दोनों ही एक साथ दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचे तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस अलमारी से बाहर कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था और उस अलमारी की दीवार के साथ नीचे से ऊपर तक नोटों की गड्डियों को करीने से सजाया गया था। दामले उस दृश्य को देखकर कलप कर रह गया था। साला ये हो क्या रहा है, हमने पहले ही क्यों नहीं तसल्ली से सारी जगह की तलाशी ली? दामले मन ही मन बड़बड़ाया। सर, करीब 5 करोड़ का माल लग रहा है। दाभोलकर ने दामले के करीब आकर जब ये बोला तो दामले के तन बदन में और आग लग गई थी। अच्छी बात है, लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि इस महिला का कत्ल पैसों के लिए नहीं हुआ है, इसके मरने की वजह कुछ और ही है। दामले ने ऊपरी मन से बोला। एक आदेश है सर, सारे माल की बरामदगी दिखाए या कुछ अपने साथियों का भला भी कर दे, बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं। दाभोलकर ने अपने सूखे होठों पर जीभ फिराते हुए बोला। अभी तो इस सारे माल की पैकिंग करो और देखो कि फोरेंसिक वालों ने अपना काम खत्म किया या नहीं, उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाना है। ये बोलकर दामले उस कमरे से बाहर निकल गया। उसे सारी स्थिति के बारे में अपने आकाओं को भी बताना था। तारांकन 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 तारांकन। यार, हमारी जल्दबाजी में 5 करोड़ रु हाथ से निकल गए। अगर पहले ही तसल्ली से सारा घर छान लिया होता तो इतना माल अपने हाथ से नहीं निकलता। दामले इस वक्त फोन पर माया से मुखातिब था। अब क्या कर सकते हैं दामले साहब, जब किस्मत में हो खरोड़े तो कहाँ मिले पकोड़े, माया ने निराश स्वर में बोला। लेकिन एक बात बया हुई है, तलाशी में एक फाइल मिली है जिसमें मार्गरेट के लिंक के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब हम जल्दी इन सभी लोगों तक पहुंच सकते हैं। दामले ने उम्मीद का दामन अभी छोड़ा नहीं था। ये तो बढ़िया खबर है दामले साहब, इस मार्गरेट के केस से अपना पीछा छुड़ाओ और बाकी लोगों को ट्रेस करना शुरू करो, माया ने बोला। दामले ने भी सहमति जताते हुए फोन काट दिया था।
तारांकन 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 तारांकन। हाथ को आया मुंह को न लगा। दामले जब थाने के गलियारे से अपने रूम की ओर जा रहा था तो पता नहीं कहां से चौगले टपक पड़ा था। आजकल बहुत उड़ रहा है चौगले। हमारी तरफ भी एक कहावत बहुत मशहूर है कि या तो बुढ़िया को कुछ मिल गया या फिर उसका अंत समय आ गया। अब पता नहीं तुझे कुछ मिल गया है या तेरा टाइम आ गया है, दामले ने बिना चिढ़े जवाब दिया। धमकी दे रहे हो चौगले? दामले की सुनाई कहावत का मतलब अच्छे से जानता था। धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूं कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने से बाज आ जा, नहीं तो किसी दिन तेरे मर्डर की जांच भी मुझे ही करनी पड़ेगी। ये बोलकर दामले तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दामले की इस चेतावनी को सुनने के बाद भी चौगठे कुटिलता से मुस्करा दिया था। उसने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। शाम को कॉफी डे में मिलो, एक गर्मागर्म खबर है, कल सुबह के अखबार में छपनी चाहिए। ये बोलकर चौगले ने फोन काट दिया। देखता हूं साले, इस बार तुम्हारे इस सिंडिकेट को कौन बचाता है। तेरे आकाओं ने भी तुझसे पल्ला न झाड़ लिया तो मेरा नाम चौगले नहीं। ये बोलकर चौगले के कदम थाने से बाहर की तरफ बढ़ चुके थे। तारांकन 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 तारांकन। मार्गरेट को क्या तुम्हारे लोग मर सकते हैं, या उसकी मौत के पीछे कोई और कारण हो सकता है? दामले इस वक्त माया के फ्लैट में सोफे पर बैठा हुआ था। वो इस वक्त उस फाइल के साथ आया था जो उसे मार्गरेट के फ्लैट से मिली थी। मार्गरेट के कत्ल में अगर रुजा के सिंडिकेट का कोई हाथ होता तो वो मार्गरेट के फ्लैट की अच्छी तरह से तलाशी लेते। अपने पीछे ये फाइल और इतना पैसा तो कदापि नहीं छोड़कर जाते। माया ने इनकार में सिर हिलाया। फिर उसको मारने से किसका भला होने वाला था? दामले का दिमाग इस वक्त मार्गरेट के कत्ल से हट ही नहीं रहा था। तभी दामले कुछ सोचते हुए माया का मुंह तकने लगा था। मुझे लगता है मार्गरेट के कत्ल में हमें फंसाने की साजिश रची गई है, दामले ने एकाएक बोला। वो कैसे? माया ने पूछा। दाभोलकर, वो साला तो चौगले का चमचा है। हर जरूरी बात की जांच वो खुद भाग भाग कर रहा था। दामले को अचानक सब याद हो आया था। क्या चेक किया था उसने? माया ने उत्कंठा से पूछा। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज वही चेक करने गया था और उसने आकर बोला था कि कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। अगर कैमरे काम नहीं कर रहे थे तो उस अपार्टमेंट का सेक्रेटरी उनकी फुटेज चेक करवाने के लिए राजी कैसे हो गया? दामले जैसे खुद से ही बात कर रहा था। इसका मतलब वो फुटेज दाभोलकर के पास है। उस फुटेज में कत्ल से पहले हमारी उस अपार्टमेंट में मौजूदगी भी जरूर दर्ज होगी। माया ने दामले की सोच को आगे बढ़ाया। बिल्कुल सही समझी, ये साला चौगले तो बहुत बड़ी गेम कर गया हमारे साथ। दामले आवेश में आकर सोफे से खड़ा हो गया था। तुम कहाँ चल दिए? माया उसके एकाएक खड़े होने से अचंभित हो गई थी। हमें दाभोलकर को दबोचना होगा माया, नहीं तो मुझे तो इस केस में खुद डिकोस्टा भी नहीं बचा पाएगा। मुझे लग रहा है कि इस केस में चौगले के पीछे डिकोस्टा के भी बाप लोग खड़े हैं। दामले ने इस वक्त अपने दिमाग के सारे घोड़े खोल दिए थे। माया भी दामले की बात से सहमति जताते हुए उठ खड़ी हुई थी। तारांकन 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 तारांकन। दामले ने गाड़ी में बैठते ही दाभोलकर को फोन लगा दिया था। दाभोलकर ने दामले का फौरन से पेशतर फोन उठाया था। कहिए सर, मार्गरेट के केस में कोई नई लीड मिली है क्या? दाभोलकर ने पूछा। दाभोलकर, तुम्हें याद होगा हमें फ्लैट से एक फाइल भी मिली थी। उसी फाइल में इस केस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिला है। तुम मुझे अभी बांद्रा में आकर चौराहे पर मिलो, हमें पनवेल जाना होगा। दामले जानता था कि इस वक्त दाभोलकर उसकी हर कॉल की रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। ठीक है सर, मैं अभी बांद्रा पहुंचता हूं। ये बोलकर दाभोलकर ने फोन काट दिया था। तुम अपनी गाड़ी से हमारे पीछे रहना, तुम तभी सामने आना जब मैं तुम्हें इशारा करूं, दामले ने माया को बोला। तुम करना क्या चाहते हो? माया ने पूछा। बस इस चूहे बिल्ली के खेल को खत्म करना चाहता हूं। चौगले को बताना है कि बाप आखिर बाप होता है, दामले ने माया को बोला। माया दामले की बात सुनकर मुस्कराते हुए गाड़ी से उतर गई और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही दामले ने अपनी गाड़ी को पार्किंग से बाहर की तरफ दौड़ाया, माया ने भी अपनी गाड़ी को उसके पीछे लगा दिया। तारांकन 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 तारांकन। दामले को बांद्रा पहुंचने के बाद दाभोलकर का कोई ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। पनवेल में कहाँ चलना है सर? दाभोलकर ने गाड़ी में बैठते ही पूछा।
कोई मुत्सर अली नाम का विदेशी बंदा है, उसको हो सकता है कि उठाने की जरूरत पड़ जाए, दामले ने सड़क पर अपनी नज़र जमाए हुए बोला। इस केस में कोई विदेशी एंगल भी हो सकता है क्या? दाभोलकर ने अनजान बनते हुए पूछा। तुम्हें इस केस के सारे एंगल बताऊंगा दाभोलकर, पहले मुझे बता कि तुमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला। ये बोलकर दामले ने गाड़ी को हाईवे पर डाला और उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? दाभोलकर एकाएक हड़बड़ा सा गया था। सीसीटीवी कैमरे के बारे में तुमने झूठ क्यों बोला? दामले की इस सीधी बात से दाभोलकर सकपका सा गया था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला सर, सीसीटीवी कैमरे सच में वहां खराब है, दाभोलकर ने हड़बड़ाते हुए बोला। तुमने क्या सोचा था कि मैं क्रॉस चेक नहीं करूंगा? वहां के सोसाइटी के सेक्रेटरी के बयान ने तुम्हारे झूठ के परखच्चे उड़ा दिए हैं दाभोलकर। अब सिर्फ इतना बता कि ये सब तुमने किसके इशारे पर किया था? दामले ने कठोर स्वर में पूछा। मैंने कुछ नहीं किया दामले सर, आप मेरे ऊपर बेकार में शक कर रहे हैं, दाभोलकर ने फंसे हुए स्वर में बोला। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है दाभोलकर, सच बोल दो, नहीं तो तुम्हारा इस लोक का सफर सीधा परलोक में जाकर खत्म होगा। दामले की बात सुनते ही दाभोलकर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। चैप्टर 14 रोड एक्सीडेंट 19 जुलाई 2023। चौगले साहब के कहने पर दाभोलकर ने फंसे हुए स्वर में बोला। चौगले का पिट्ठू बनकर तुमने बहुत गलत काम किया है दाभोलकर, तुझे पैसा ही चाहिए था तो सीधा मेरे पास आता, तुझे उस चौगले की चाटने की क्या जरूरत थी? दामले ने अजीब से स्वर में बोला। गलती हो गई दामले साहब, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, दाभोलकर ने कांपते हुए स्वर में बोला। वो फुटेज मेरे हवाले करो दाभोलकर। दामले के स्वर की ठंडक ने दाभोलकर के पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी थी। लेकिन मैं इस फुटेज के बारे में चौगले को बता चुका हूं, दाभोलकर ने फंसे हुए स्वर में बोला। सिर्फ बताया है, उसे ये फुटेज भेजी तो नहीं है? दामले ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। दाभोलकर ने इनकार में सिर हिलाया। ये अच्छा काम किया है तुमने, लाओ अब वो फुटेज मेरे हवाले करो, दामले ने गाड़ी को एक साइड में रोकते हुए बोला। चौगले ने मरता क्या न करता के अंदाज में पेन ड्राइव को दामले के कर दिया। चौगले का और क्या प्लान था जिसे तुम पूरा करने वाले थे? दामले ने उस पेन ड्राइव को अपनी जेब के हवाले करते हुए ठंडे स्वर में पूछा। वो तुम्हें उस औरत के मर्डर के केस में फंसाना चाहते हैं, दाभोलकर इस वक्त तोते की तरह से बोल रहा था। वो कौन है? चौगले के अलावा और कौन लोग इसमें शामिल है? दामले ने दाभोलकर के चेहरे पर अपनी निगाहें जमा कर पूछा। इतना ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन अपने तजुर्बे से बोल सकता हूं कि चौगले भी किसी के इशारे पर ही तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। तुम्हारे इस तरह से दिन रात नोट छापने से डिपार्टमेंट में बहुत लोग हैं जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। दाभोलकर ने एक कड़वी मगर सच बात बोली थी, जिसे सुनकर दामले भी ठठाकर हंस पड़ा था। ये हंसने की बात नहीं है दामले साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। डिकोस्टा साहब के साथ आपकी जुगलबंदी को डिपार्टमेंट में हर कोई जानता है। दाभोलकर ने कोई नई बात नहीं बोली थी, ये बात तो दामले भी भली भांति जानता था। चलो दाभोलकर, तुम्हारा मेरे साथ सफर यही तक का था, अब तुम यहीं उतर जाओ, क्योंकि इस वक्त मैं जहां जा रहा हूं, वहां मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता और तुम जहां जाने वाले हो, वहां मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये बोलकर दामले ने गाड़ी को साइड में लगाया और दाभोलकर की तरफ का दरवाजा खोलकर उसे उतरने को बोला। लेकिन तुम तो मुझे पनवेल लेकर जाने वाले थे। दाभोलकर अचानक से बीच रास्ते में यूं उतारे जाने से अचकचा गया था। मैं अभी पनवेल नहीं जा रहा हूं, इसलिए तुम यही उतरकर दूसरी तरफ से वापसी की कोई गाड़ी पकड़ लो, और देखो सड़क जरा ध्यान से पार करना, आजकल मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। दाभोलकर मन ही मन दामले को ढेर सारी गालियां देते हुए गाड़ी से उतर गया। दामले ने उसके उतरते ही गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उसी वक्त माया की गाड़ी भी दाभोलकर के सामने से गुजर गई। दाभोलकर ने सड़क पार करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। अभी वो सड़क के बीच में पहुंचा ही था कि एक ट्रक वाले ने उसे बेरहमी से उड़ा दिया। दाभोलकर का शरीर ट्रक की टक्कर से कई फीट हवा में उछला और अपने आगे वाली गाड़ी की छत से जाकर टकराया। एक बार फिर से गाड़ी की छत से टकराने की वजह से उसका शरीर उछला और सड़क के दूसरी ओर जाकर सड़क पर गिरा। तभी एक और गाड़ी उसके शरीर को कुचलती हुई चली गई। कुछ ही आगे दामले और माया अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए मौत के इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखते हुए कुटिलता के साथ मुस्करा रहे थे। तारांकन 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 तारांकन।
इस वक्त दामले और माया मार्गरेट के अपार्टमेंट के सेक्रेटरी के सामने बैठे हुए थे। सेक्रेटरी परेशान निगाहों से इस वक्त दामले की ओर देख रहा था। चलिए सेक्रेटरी साहब, हमें एक बार फिर से उस फुटेज को चेक करना है, दामले ने बोला। लेकिन अब हमारे कंप्यूटर में कल रात की कोई फुटेज नहीं बची है। कल रात वाले साहब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ही निकाल कर ले गए थे, सेक्रेटरी ने बताया। लेकिन कल रात को तो हमारे उस आदमी के पास कोई हार्ड डिस्क नहीं थी, दामले ने गुस्से भरी नजरों से सेक्रेटरी को घूरा। साहब, वे आज सुबह फिर एक दूसरे साहब के साथ आए थे। कल रात को तो वो बस कल शाम की फुटेज ही एक पेन ड्राइव में लेकर गए थे, लेकिन आज सुबह तो वो सीसीटीवी पूरा हार्ड डिस्क ही लेकर चले गए हैं। आज सुबह से हमारी सोसाइटी के कैमरा भी इस वजह से काम नहीं कर रहे हैं, सेक्रेटरी ने बोला। आज सुबह ये साहब आए थे, ये बोलकर दामले ने अपने मोबाइल में चौगले की फोटो दिखाई। जी साहब, यही थे, सेक्रेटरी ने तुरंत सहमति में अपने सिर को हिलाया। दामले ने इस बार माया के ऊपर एक निराशा भरी निगाह डाली और सेक्रेटरी के कमरे से बाहर आ गया। ये चौगले तो तुमसे भी 4 कदम आगे की सोचकर अपनी चालें चल रहा है, माया ने कमरे से बाहर आते ही बोला। दाभोलकर की जगह उस साले चौगले को ही उड़ाना चाहिए था, दामले ने बौखलाए स्वर में बोला। किस किस को मारेंगे यार, हमें चौगले की तरफ से ध्यान हटाकर अपने मुख्य काम पर लगना होगा, माया ने चिंतित स्वर में बोला। अभी तो शुरुआत ही उस साले चौगले की वजह से खराब हुई है। अगर इस पूरे केस में ये हरामजादा ऐसे ही परेशान करता रहा तो हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, दामले ने बोला। डिकोस्टा साहब से बात करके इसे मुंबई शहर से ही बाहर फिंकवा दो, माया ने दो टूक बोला। यार वो बंदा इस मामले में हम सब का बाप है, वो सीधा बंदे को उड़ाने के लिए बोल देता है। ये दाभोलकर भी आज उसी की वजह से हमारा शिकार बना है, दामले ने डिकोस्टा के बारे में एक नया ही खुलासा किया था। क्यों न तुम पहले इस चौगले नाम की बीमारी को निपटाओ और मैं मार्गरेट की फाइल में दर्ज अगले शिकार को अपने शिकंजे में लूं, माया ने दामले को बोला। डिकोस्टा साहब इस बात के लिए कतई तैयार नहीं होगे, वो इस चौगले को तो अपने एक आदेश के जरिए निपटा देंगे, क्योंकि उसने मेरे केस में अपनी नाजायज दखलंदाजी करके इस केस को कमजोर करने की कोशिश की है। इस बात को लेकर मैं उसके खिलाफ डिपार्टमेंट की जांच कमेटी बिठवा दूंगा, दामले ने एकाएक चमकती हुई आंखों से बोला। ठीक है, तुम कल डिकोस्टा साहब के साथ मिलकर इस साले चौगले का बोरिया बिस्तर बांधने का इंतजाम करो, मैं कल पनवेल वाले मलकानी का बैंड बजाती हूँ, माया ने दामले को बोला। अरे यार तुम मेरे साथ ही रहा करो, तुम साथ नहीं होती तो बहुत सूना सूना लगता है, दामले अचानक से रोमांटिक हो उठा था। सुनो मिस्टर आशिक, मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है, जो आजकल उससे मिल न सकने के कारण पहले ही मुझसे नाराज रहता है, इसलिए इस मामले में तो मुझसे दूर ही रहना तुम, माया ने दामले के अरमानों पर ठंडा पानी डाल दिया था। ठीक है मैडम, कल तुम इस मलकानी से मिलो और मैं डिकोस्टा साहब की हाजिरी बजाता हूँ, ये बोलकर दामले वहां से रुखसत हो गया और माया ने भी आज रोहित के फ्लैट का रुख कर लिया था। चैप्टर 15 मलकानी 21 जुलाई 2023। मलकानी का पूरा नाम हरीश मलकानी था, जो कि एक लगभग 55 वर्ष का दरमियाने कद का आदमी था। लेकिन उस सिंधी पुत्र की शक्ल से ही उसका हरामीपन झलकता था। माया इस वक्त उसके ड्राइंग रूम में उसके सामने बैठी हुई गौर से उसकी ओर देख रही थी। लेकिन वो बंदा अपने गिलास को विस्की से भरने के बाद अब उसमें बर्फ के टुकड़े डालने में मशगूल था। मुझे हैरानी है मलकानी, जब रुजा के सारे प्यादे इस वक्त या तो अंडरग्राउंड है या फिर अंडरग्राउंड होने की फिराक में है, तब आप इस सब से बेखबर यहाँ विस्की पीने में मशगूल हो, माया ने काफी देर की चुप्पी के बाद बोलना शुरू किया। माया, तुझे पता है मुझे तेरी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है, तू हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है। मुझे मालूम था कि एक दिन ये सब होने वाला है, इसलिए मैं हमेशा सेफ साइड लेकर खेलता था। इसलिए आज मैं यहाँ निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, और तुम जैसे लोग अब चूहों की तरह से बिल ढूंढ रहे हो छुपने के लिए, मलकानी ने अपने उसी लापरवाही वाले अंदाज में बोला। शायद तुम्हें एक बात की खबर नहीं है मलकानी, मार्गरेट का किसी ने उसी के फ्लैट में गला काट दिया है, और उसके फ्लैट से करीब 6 करोड़ रू लेकर भी फरार हो गया है, माया ने बोला। माया के ये बताने से मलकानी एक बारगी चौंका अवश्य था, लेकिन उसने अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। इस धंधे में जीना मरना तो लगा ही रहता है, तुम ये बताओ कि तुम्हारा मेरे पास आने का क्या मकसद है, मलकानी ने एक ही सांस में उस पूरी नीट विस्की को पी डाला था। मैं इस वक्त करोड़ों रू के कर्जे के नीचे हूँ मलकानी, उन करोड़ों रू को मैंने तुम्हारे नेटवर्क को ही सौंपा था,
मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, माया ने दो टूक बोला। तुम खुद भी तो उसी नेटवर्क का हिस्सा थी, फर्क बस इतना है कि तुमने बेवकूफ़ों की तरह से सारा पैसा हमारे हवाले कर दिया और अपने फ्यूचर को सेफ नहीं किया, नहीं तो आज तू भी मेरी तरह से यहाँ विस्की का लुत्फ़ उठा रही होती, मलकानी ने माया की खिल्ली उड़ाते हुए बोला। मलकानी एक बात साफ साफ सुन लो, या तो मुझे मेरा पैसा वापस दिलवाने में मेरी मदद करो, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा हाल भी मार्गरेट जैसा ही हो, माया ने स्पष्ट लहजे में मलकानी को धमकाया था। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मार्गरेट का वो हाल तुमने ही किया हो, मलकानी कुटिलता से मुस्कराते हुए बोला। मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूं कि किसने किया है, माया के मुंह से बरबस ही निकला। सच में जानती हो? अचानक से मलकानी का लहजा बदल गया था। तुम क्यों जानना चाहते हो? माया की बाईं आंख ने इस वक्त फड़कना शुरू कर दिया था। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर अचानक से मार्केट में ऐसा कौन सा गैंग आ गया है जो रुजा के नेटवर्क को टारगेट कर रहा है, मलकानी ने बात को घुमाया। रुजा ने तो हम सबको धोखा दिया है, फिर तुम क्यों रुजा के साथ इतनी वफादारी दिखा रहे हो, माया ने बोला। रुजा ने सिर्फ इस चैन की सबसे आखिरी कड़ी के साथ धोखा दिया है, हम लोग जो कि उसकी चैन की सबसे ऊपर वाली कड़ी में थे, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ माया, नुकसान सिर्फ तुम्हारे जैसे माइक्रो लेवल पर काम करने वाले लोगों का हुआ है, मलकानी ने साफ शब्दों में बोला। भरपाई तो हमारे नुकसान की भी होनी चाहिए मलकानी, आखिर जिस पैसे को तुम आज दारू पीने में उड़ा रहे हो, वो पैसा हमारे माध्यम से ही तो तुम्हारे पास पहुंचा है, माया ने बोला। तुम्हारे नुकसान की जिम्मेदार सिर्फ रुजा है और कोई नहीं, इसलिए उसे ढूंढो और अपना पैसा वसूल करो, मलकानी ने दो टूक बोला। तो फिर तुम ही बताओ कि रुजा को कैसे ढूंढा जा सकता है, माया ने गहरी नजरों से मलकानी को देखा। डॉन को तो सिर्फ 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, रुजा को तो 10 देशों की खुफिया एजेंसी ढूंढ रही हैं। अगर मेरे जैसे किसी छोटे मोटे गुर्गे के पास रुजा के छुपे होने की कोई जानकारी होती तो क्या वो अब तक पकड़ी नहीं जाती, ये बोलकर मलकानी ठहाका मारकर हंस दिया था। इसका मतलब रुजा तक मैं कभी नहीं पहुंच सकती हूं, तो मुझे अपना पैसा तुम लोगों से ही वसूल करना पड़ेगा, माया का स्वर अचानक ही बदल गया था। मैं क्यों देने लगा तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है माया डार्लिंग, मलकानी ने व्यंग्य भरे शब्दों में बोला। जैसे मार्गरेट ने दिया है, वैसे ही तुम भी दोगे मलकानी, माया के हाथ में अचानक से रूबी वाली पिस्टल चमकने लगी थी। माया के हाथ में पिस्टल देखते ही मलकानी के देवता कूच कर गए थे। तारांकन 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 तारांकन। मुंबई के काली चौक थाने में इस वक्त एसीपी वर्धन के सामने इंस्पेक्टर संजीव चौगले गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ था। तुमने प्रकाश दामले के केस में गैर जरूरी और गैर वाजिब दखलंदाजी की है चौगले, इसलिए ऊपर से तुम्हारी इंक्वायरी के ऑर्डर आए हैं, वर्धन साहब की आवाज से ही उनकी नाराजगी झलक रही थी। सर मैं बस उस काकट्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो दिन प्रतिदिन डिपार्टमेंट में एक सिंडिकेट का रूप लेता जा रहा है, इंस्पेक्टर चौगले ने साहस करके बोला। चौगले तुम अपने से ऊंची कुर्सी पर बैठे लोगों का क्या उखाड़ लोगे ये बताओ, अभी तो तुम्हारी सिर्फ इंक्वायरी के ऑर्डर ही आए हैं, इसकी जगह पर तुम्हारा सस्पेंशन का ऑर्डर भी आ सकता था। इस तरीके से डायरेक्ट पंगा लेकर तुम कौन से सिंडिकेट को खत्म कर सकते हो, उन लोगों के खिलाफ क्या है तुम्हारे पास जो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, एसीपी वर्धन ने समझाने वाले अंदाज में बोला। सर आजकल यही सिंडिकेट एक इंटरनेशनल धोखाधड़ी के केस की जांच कर रहा है, जांच की आड़ में उस धोखाधड़ी में शामिल लोगों से जबरन वसूली का प्रोग्राम चल रहा है, चौगले ने अब उगलना शुरू किया। केस क्या है, पहले मुझे पूरा ब्रीफ करो, वर्धन साहब के कहने के बाद चौगले पूरी बात तफसील से बताता चला गया। पूरी बात सुनने के बाद वर्धन साहब गहरी सोच में डूब चुके थे। अब बताओ सर, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मार्गरेट के घर से जो 5 करोड़ रू डिपार्टमेंट को मिले हैं, वो भी उन 80 लाख रू की तरह से गायब हो जाते, अगर सौभाग्य से वहां दाभोलकर की दामले के साथ ड्यूटी न लगी होती, चौगले एसीपी साहब की नज़र में अपने पूरे नंबर बना चुका था। तभी चौगले का फोन घनघना उठा था। उस फोन को सुनते ही चौगले हड़बड़ाकर कुर्सी से खड़ा हो गया था। दाभोलकर एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया सर, खड़े होते ही चौगले के मुंह से बरबस ही निकला। व्हाट, इस खबर को सुनकर एसीपी वर्धन भी हक्के बक्के से रह गए थे। सर, अब तो मेरी बात को मान लो सर कि हमारे डिपार्टमेंट में ये सिंडिकेट बहुत मजबूत हो चुका है, जो अब डिपार्टमेंट के आदमियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा है, चौगले ने हिकारत भरे स्वर में बोला।
मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ चौगले, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम इन लोगों पर बिना किसी सबूत के हाथ भी नहीं डाल सकते हैं, वर्धन साहब मजबूर स्वर में बोले। आप ये दाभोलकर का केस मेरे हवाले कर दीजिए सर, फिर सबूत तो मैं पाताल से भी ढूंढ कर ले आऊंगा, चौगले ने दृढ़ स्वर में बोला। अभी तो तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर आए हुए हैं, इसलिए तुम्हें इस वक्त तो कोई केस नहीं सौंपा जा सकता है, वर्धन साहब ने बेबसी भरे स्वर में बोला। फिर मुझे सस्पेंड कर दीजिए सर, कम से कम इन कानून की बेड़ियों से आज़ाद होकर दाभोलकर की आत्मा को तो इंसाफ दिलवा पाऊंगा। चौगले दाभोलकर की मौत की खबर सुनकर विचलित हो उठा था। चौगले, अभी भावुकता से काम लेने का वक्त नहीं है, अभी सिर्फ दाभोलकर की मौत ही नहीं, तुम्हारे ऊपर और भी ढेर सारी मुसीबत आने वाली है, इसलिए मैं इस इंक्वायरी की जांच रिपोर्ट आने तक तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूं। कुछ दिन तुम अब इस थाने से दूर रहो। अचानक ही वर्धन साहब ने एक अलग ही फरमान सुना दिया था। लेकिन सर, फिर दाभोलकर के केस का क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि दाभोलकर की मौत किसी रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। चौगले एसीपी साहब के फैसले से सहमत नजर नहीं आ रहा था। तुम चिंता मत करो, तुम अपने लेवल पर इस केस की जांच करो, मैं इंस्पेक्टर भैरवी नायक को दाभोलकर का केस सौंप रहा हूं, उसकी ईमानदारी पर पूरे डिपार्टमेंट में कोई शक नहीं कर सकता है। एसीपी वर्धन ने बड़े दूर की कड़ी चली थी। चौगले ने कुर्सी से खड़ा होकर वर्धन साहब को एक सैल्यूट मारा और कमरे से बाहर निकल गया। चैप्टर 16 एसीपी वर्धन 22 जुलाई 2023 मलकानी माया के हाथ में पिस्टल को देखते ही मूतने को हो गया था। उसका अभी तक का लापरवाह और बिंदास अंदाज हवा हो चुका था। उसे इस बात का कदापि अंदाजा नहीं था कि माया उसके पास पिस्टल लेकर आई होगी। अब भी तेरा पैसे नहीं देने का ही इरादा है या अब कुछ इरादा बदला है तेरा? माया ने ठंडे स्वर में बोला। तुम जानती हो माया कि हमें 72 घंटे से ज्यादा पैसा अपने पास रखने के ऑर्डर नहीं थे। 3 दिन होते ही रुजा के गुर्गे हमारे घर पर आ धमकते थे, इसलिए हमारे पास पैसा कहाँ से होगा? तुम ही बताओ। मलकानी, जो अभी तक बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब सफाई देने लगा था। अभी तो तू मेरे आगे धंधे के अलग ही गुर बखान कर रहा था, और मुझे ये भी पता है कि आखिरी के 3 महीनों का इकट्ठा किया हुआ पैसा तुम लोगों ने ही हड़पा हुआ है। मुझे वही पैसा चाहिए मलकानी, नहीं तो तेरे घर के कुत्ते भी उस दौलत को खाने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। माया ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। तू मुझे मार डालना चाहती हैं तो मार डाल माया, लेकिन मेरे पास अब रुजा की फूटी कौड़ी भी नहीं है। मलकानी की जुबान इस वक्त बोलते हुए हकला रही थी। वो पैसा उस कमीनी रुजा का नहीं था, बल्कि वो पैसा हमारा था। मुझे उन लोगों को वो पैसा वापस करना है जिन लोगों से लाकर पैसा मैंने तुम लोगों को दिया था। माया ने मलकानी के दिमाग की खिड़कियां खोली। मेरे पास कुछ नहीं है, तुमने जो करना है वो कर लो। मुझे मार डालना चाहती हो तो मार दो। मलकानी अपने दोनों हाथ झाड़कर अब माया के आगे खड़ा हो गया था। तभी माया आगे बढ़ी और अपनी पिस्टल के बट का एक जोरदार वार मलकानी की कनपटी पर किया। मलकानी एक ही बार में जमीन पर ढेर होता चला गया। माया मलकानी को वही छोड़कर उस मकान के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गई। माया इस वक्त मलकानी के बेडरूम में खड़ी थी। माया ये तो जानती थी कि मलकानी के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके घर में इस वक्त किसी और के होने की गुंजाइश न के बराबर थी। माया ने अब बेडरूम में लगी हुई अलमारी को खंगालना शुरू कर दिया था। अलमारी की तलाशी के दौरान माया को पता चल रहा था कि ये मलकानी इस उम्र में भी बहुत उच्च दर्जे का शौकीन आदमी था। अलमारी में से कपड़ों से ज्यादा दारू की बोतल और कॉन्डोम के पैकेट बरामद हो रहे थे।